जी, आज जो लैब 1 है, यहाँ पे हम पहुँचे थे पिछले पार्ट के अंदर, ठीक है? पार्ट्स में डिवाइड किया आपकी आसानी के लिए कि आप एक पार्ट को देख के आसानी के साथ फिर दूसरे पार्ट पे आ जाएँ, ताकि आप बोर ना हो। एक एक लेंथी जो लैब है उसको हम जब जब डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उससे उकता ना जाएँ। इसलिए एक पार्ट बना लिया, वो आपने सुन लिया है, तो फिर आप बाद में ये वाला पार्ट देखें। इस पार्ट के अंदर हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपको पिछली लैब के अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से हम आसानी के साथ किसी भी जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसकी बाइनरी बना सकते हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, स्टार्ट कैसे करना है, 2 की पावर 0 2 की पावर 7 तक जाना है, ठीक है? टू की कॉपी पे लिख रहे हैं 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 लें 2 होता है, 2 की पावर 2 लें 4 होता है, 8 होता है, 128 मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। हमेशा याद रखनी 1 से शुरू होगा और 128 तक जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसी के अंदर रहते हुए हमने आईपी एड्रेस की जो बाइंड्री है वो बनानी है। अब ये वाली बाइंड्री है, इसका डेसिमल बनाना है, तो कैसे पता चलेगा हमने क्या बाइंड्री बनाएगा? आइए चलते हैं, मैं ये वाली एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये बाइंड्री है, इसका डेसिमल आपने बनाना है, तो सिंपल आपने सबसे पहले ये लिख लेना 1 2 4 8 16 32 64 128। ये आपको जुबानी याद हो जाना चाहिए। अब इसके नीचे बाइंड्री लिख लेनी है आपने कोई भी, क्योंकि कोई भी बाइंड्री आईपी एड्रेस से होगी वो 8 बिट्स की होगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं ना होगी। तो इसके नीचे ही आएंगे 4 बिट 8 बिट जितनी में इसके नीचे बिट्स लिख देनी है आपने। अब जो जो 1 वाली बिट्स हैं उनको आपने उनकी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। ये भी 1 वाली बिट है, 1 लिख दो। ये भी 1 वाली बिट है, 2 लिख दो। ये 0 की जगह 0 लिख दो। ये 8 लिख दो। 16 है, 0 की जगह 0, 0 की जगह 0। जिनके नीचे 1 है उनको आपने आपस में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद, सम अप करने के बाद जो वैल्यू है वो डेसिमल की वैल्यू होगी, ठीक है? बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से इसको लिख लेना आपने, इसके नीचे बाइंड्री लिख लेनी करनी है। जिनके नीचे 1 होगा ना उनको पकड़ के आपने ऐड कर देना करना है। एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे चीज़ पूछता हूँ कि अगर 4 की बाइंड्री बतानी है तो क्या होगी? इसके नीचे 1 होगा, बाकी सब के नीचे 0 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 8 और 4 12 की बाइंड्री क्या होगी? इन दोनों के नीचे 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि जिनके नीचे 1 होगा हमने उनको ऐड करके तो डेसिमल बना देना है। अगर मैं पूछूँ आपसे 12 14 15 की बाइनरी क्या होगी, तो इसको भी 1 कर देना है, इसको भी 1 कर देना है, इसको भी 1 कर देना है, इनको 1 कर देना है। क्यों? कि जिनको हम ऐड करके 15 आएगा उनके नीचे 1 करना है, बाकी सब 0 कर देंगे। 128 की बाइनरी क्या होगी? इसके नीचे 1 कर देंगे, बाकी सारे 0 कर देंगे। 64 की क्या होगी? इसके नीचे 1, बाकी सारे 0। उम्मीद है ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज़ भी आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब हेक्साडेसिमल देखेंगे ना तो उसके अंदर ये चीज़ हम यूज़ होगी हेक्साडेसिमल नोटेशन के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे बाइनरी नंबर की आपको समझ आ गई, डेसिमल की भी आपको समझ आ गई। एक होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम इसकी वैल्यू फिर 16 होती हैं, 16 वैल्यू होती हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 15 तक जा रहा है, मीन्स के 0 भी इंक्लूड होगा तो 16 बन जाएंगे। अब जो भी बाइनरी होगी ना हेक्साडेसिमल की, वो 4 नंबर की बाइनरी होती है, 4 बिट्स की बाइनरी होती है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। और हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है और जब 9 पे जाता है, 9 के बाद 10 को ए कहते हैं हम, 11 को बी, 12 को सी, डी, ई, एफ। इस तरह से हेक्साडेसिमल के अंदर ये वैल्यू हम यूज़ करते हैं, ठीक है? इसकी बाइनरी बनाई तो ये वाली बाइनरी बन गई 1 1 1 1, ठीक है? जिस तरह से अभी मैंने ऊपर आपको 15 की बाइनरी बनाना सिखाई थी, ये सब की बाइनरी बना दी। अब हेक्साडेसिमल का कोई भी नंबर होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 बिट्स की हो सकती है, 4 बिट्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? कि सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर 15 है, इसकी अगर बाइनरी बनाए 1 1 1 1, इससे ऊपर तो नहीं ना जा सकती। 15 से ऊपर वो 16 17 चला जाएगा। लेकिन हमने कहा हेक्साडेसिमल के अंदर 16 नंबर होते हैं और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसकी 15 होती है। तो इसका मतलब है कोई भी एक वैल्यू हेक्साडेसिमल होगी, आपसे पूछा जाए हेक्साडेसिमल का ए है तो कितनी बिट्स होंगी उसके अंदर? 4। हेक्साडेसिमल का 4 है, कितनी बिट्स होंगी उसके अंदर? 4, ठीक है? ये चीज़ आपकी क्लियर। अब चलते हैं मैक एड्रेस को देखते हैं। मैक एड्रेस के 3 फॉर्मेट होते हैं, हाइफन नोटेशन होती है, कॉलर नोटेशन होती है और पीरियड नोटेशन होती है, ठीक है? या तो हाइफन के साइन के साथ उनको सेपरेट कर दिया जाता है, या कॉलन के साथ, या डॉट के साथ। ये तीनों नोटेशंस यूज़ होती हैं, ठीक है? लेकिन हम लैब में देखेंगे हमारी लैब के अंदर कौन सी नोटेशन यूज़ है, हम उसी को हम यूज़ करेंगे। लेकिन आपके नॉलेज के लिए इसको जानना ज़रूरी है। ये जो है ना, इसके अंदर मैक एड्रेस के अंदर जो वैल्यूज हैं ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं। आपको कहीं पे भी आप मैक एड्रेस देखो, अपने मोबाइल पे देखो या कंप्यूटर पे देखो, तो आपके साथ ये ए बी इस तरह की वैल्यू आपको नज़र आएंगी।
तो फ़ौरन समझो ये क्या हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज़ हुई है। तो कितनी हेक्साडेसिमल वैल्यू है यहाँ पे देखें, ये एक है, ये दूसरी वैल्यू है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 वैल्यू है। ठीक है, तो एक हेक्साडेसिमल का मैंने बताया ना, एक हेक्साडेसिमल के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 4, 2 के अंदर कितनी होती हैं, फिर 8 होती है, 8 दूनी 16, और 16 के बाद 24 32। ठीक है, इस तरह से ये 6 बाइट बन रहे हैं, 6 × 8 48 बिट्स बनेंगी। चलिए ये देखते हैं, ये वाले डिटेल के साथ यहाँ पे देखें, पहला ऑक्टेट। ठीक है, ये पहला ऑक्टेट है, इसके अंदर हेक्साडेसिमल की 2 वैल्यू हैं। हेक्साडेसिमल की एक वैल्यू के अंदर 4 बिट्स होती हैं, तो 2 वैल्यू होगी तो 8 बिट्स होंगी, 8 बिट्स होंगी तो ये, तो इसका मतलब है ये एक ऑक्टेट है, एक बाइट है। कितने बाइट्स हैं, 6 बाइट हैं, और 6 बाइट हों तो एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती थी, 8 बिट्स होती थी। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, यहाँ पे 6 × 8 क्या है, 48 बिट्स। तो ये चीज़ क्लियर होगी हमारी। मैक एड्रेस के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 48 बिट्स होती हैं। मैक एड्रेस के अंदर कौन सी नंबर सिस्टम यूज़ होता है, हेक्साडेसिमल यूज़ होता है। क्लियर होगी अब ये भी चीज़ आपकी। अब आइए यहाँ पे जाके हम देखते हैं, यहाँ पे ये देखें। ठीक है, आईपी एड्रेस कितनी बिट्स का होता है, 32 बिट्स का। क्लियर है, ये इस तरह से हम डॉट के साथ हम करते हैं। ठीक है, इसको हम सेपरेट करते हैं, ये वाली नोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाली सेपरेट बाय डॉट, ये वाले कंसेप्ट आपके क्लियर। ये अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स है, कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोई भी कोर्स है, आगे सिस्को का कोर्स करेंगे आप, आने वाली लैब्स करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करना फिर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। कितनी बिट्स का होता है, अभी हमने देखा 48 बिट्स का होता है। ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस होता है। ठीक है, परमानेंट होता है। आईपी एड्रेस होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। ठीक है, ये लैन कार्ड को, ये भी हमने देखा था कि उसको जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये चीज़ अब आपकी हमारी बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। अब इनको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल इनकी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी आपको, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, यहाँ पे लिखना है अपने CMD। ये आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट मेरे सामने ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन है, तो यहाँ पे जाके आपने कमांड कौन सी लिखनी है कि IP कॉन्फिग, स्पेस नहीं देनी। ठीक है, IP कॉन्फिग इकट्ठा लिखना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये होता है लोकल एरिया IP एड्रेस होता है, आपका प्राइवेट IP एड्रेस होता है, या लोकल IP एड्रेस हमारे नेटवर्क के अंदर जो यूज़ होता है वो। ठीक है, IP एड्रेस के बाद अब आपने क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आए इसके अंदर, IP एड्रेस भी आपको देखना है और मैक एड्रेस भी देखना है। इस तरह से IP एड्रेस देख सकते हैं, मैक एड्रेस देखना है, गेट मैक करें तो मैक एड्रेस बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि IP एड्रेस और मैक एड्रेस एक ही कमांड के साथ मुझे मिल जाए, IP कॉन्फिग /all कर देना है ये। ठीक है, ये वाली स्लैश आपने करनी है यूज़, IP कॉन्फिग /all करके एंटर कर देना है। ये यहाँ पे देखें IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मैक एड्रेस की ये वाली इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया, आप देखेंगे ना फ़ौरन आपको पता चल जाएगा IP एड्रेस किस तरह का होता है और मैक एड्रेस किस तरह का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। IP एड्रेस भी देखना आ गया, मैक एड्रेस भी देखना आ गया। IP एड्रेस को आपने प्रैक्टिकली इन कमांड्स को कैसे देखना है, ये चीज़ भी अब आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ठीक है, ये देखें IP एड्रेस है, तो यहाँ पे देखें ये वाली IP एड्रेस की, ये वाली IP एड्रेस है, साथ सबनेट मास्क है और डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अब सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, अभी आगे चल के ये भी हम चीज़ें समझते हैं। IP एड्रेस क्या है जी, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर के ऊपर ये कमांड्स लिखनी है और आपका जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देना है, आपका सबनेट मास्क जो है यहाँ पे लिख देना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो यहाँ पे लिख देना है। चलिए, ये सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, ये मैं चीज़ आपको ज़रा डिटेल के साथ अच्छे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें, एक होता है IP एड्रेस होता है पब्लिक और प्राइवेट। जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं ना, मेरा नेटवर्क है, आपका कॉलेज का नेटवर्क है, हर नेटवर्क के अंदर जो एड्रेस होते हैं ना अपने अपने यूज़, वो प्राइवेट एड्रेस होते हैं। ठीक है, हो सकता है एक प्राइवेट एड्रेस मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने नेटवर्क के अंदर, वो सेम एड्रेस IP एड्रेस जो है अपने नेटवर्क के अंदर आप भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट के ऊपर यूज़ होता है और वो यूनिक होता है, वो कोई भी दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखें आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज़ है, और जब आप इंटरनेट पर जाएंगे एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। एक और एग्जांपल देखें, ठीक है, आईएसपी के साथ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, ये हमारा नेटवर्क है जिसके अंदर सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और जब ये इंटरनेट के ऊपर हम जाएंगे तो ये वाला पब्लिक आईपी एड्रेस हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, ये बात आपकी क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है जी, वैन के ऊपर यूज़ होता है, और लैन के अंदर क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर लैन यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम इंटरनेट के ऊपर रिकोगनाइज करते हैं, ये इंटरनेट के ऊपर रिकोगनाइज नहीं होता, सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, यूनिक है पूरी दुनिया के अंदर। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, हमारे लैन के अंदर यूनिक होते हैं, आपका भी लैन है उसके अंदर भी यूनिक होंगे, लेकिन हो सकता है एक आईपी एड्रेस आप जो यूज़ कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आईपी जो लोकल एरिया नेटवर्क होगा उसके अंदर वो सारे एड्रेस यूनिक होंगे, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है पेड होता है, मतलब क्या, जब हम पीटीसीएल से नेट लेते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो उस कनेक्शन के हम कोई पे करते हैं, वो पैसे देना पड़ते हैं, तो जिसके बदले में हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट के साथ अटैच हो जाते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री हैं, कोई भी नेटवर्क बना रहा है उनको यूज़ कर सकता है, ये उनकी रेंज है, आपने देख लेनी है। आईपी प्राइवेट की ये है और पब्लिक की ये वाली रेंज है। चलिए, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया ताकि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अब सबनेट मास्क क्या होता है, हमें आईपी एड्रेस है मेरे सामने ये वाला 192.168.25.4। अब हमने सबसे पहले बात की थी आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, नेट आईडी और होस्ट आईडी। एक पोर्शन ये बताता है नेटवर्क कौन सा है और एक पोर्शन ये बताता है होस्ट पोर्शन कौन सा है। अब इस आईपी एड्रेस के अंदर कैसे मुझे पता चलेगा मेरा नेटवर्क का पोर्शन कौन सा है और होस्ट वाला पोर्शन कौन सा है, ये चीज़ कौन सी बताती है, सबनेट मास्क। ठीक हो गया, सबनेट मास्क क्या बताता है, आपका नेटवर्क आईपी एड्रेस का नेटवर्क वाला पोर्शन कौन सा है और होस्ट वाला पोर्शन कौन सा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है ना क्लास ए का, ये डिफरेंट क्लासेस है, बाद में जाके हम देखेंगे, अभी सिंपल ये समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो होता है ना क्लास ए के आईपी एड्रेस का, ये वाला जो पहला ऑक्टेट होता है ना, पहला बाइट वो नेटवर्क को बताता है, और बाकी जितने भी बाइट हैं वो होस्ट पोर्शन को, वो वाले होते हैं होस्ट बताते हैं उस नेटवर्क के अंदर कौन सी। इस क्लास के अंदर पहले 2 बाइट होते हैं वो नेटवर्क को बताते हैं और दूसरे जो होते हैं वो होस्ट को बताते हैं। इसके अंदर पहले 3 बाइट्स नेटवर्क को बताते हैं, बाकी होस्ट को बताते हैं। अब ये क्लास ए बी सी कैसे पता चलेगा, ये रेंज है। ठीक है, ये क्लासेस को हम बाद में जाके देखेंगे, अभी थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी सिर्फ सिंपल आपको सबनेट मास्क का आइडिया देना था। ये चीज़ें भी हम देखेंगे किस तरह से। ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक आईपी एड्रेस है, अब ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, क्लास सी के अंदर पहले 3 जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी होते हैं, बाकी जो होता है वो होस्ट आईडी होते हैं। टोटल 32 बिट्स होती हैं, 32 में से 24 बिट्स नेटवर्क आईडी की हैं, बाकी होस्ट आईडी की हैं। ठीक है, सबनेट मास्क ये बताता है कि कितनी बिट्स नेटवर्क पोर्शन की होंगी और कितनी बिट्स जो है होस्ट पोर्शन की होंगी। क्लियर होगी ये बात। आगे मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ एक चीज़। मैं आपको, हमारे पास ये देखिए ना एक नेटवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपना कंसेप्ट आप क्लियर करें। एक ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क अटैच होते हैं और इंटरनेट के ऊपर बेशुमार राउटर्स होते हैं जिनको हम होप भी कहते हैं, और राउटर को होप भी कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ राउटर अटैच होते हैं, अटैच कर करके सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ अटैच है। अब यहाँ से एक बंदा बैठा हुआ है A2, ये वाला, इसने डाटा सेंड करना है D1 को इस नेटवर्क के अंदर। इसने सेंड कर दिया इस राउटर के पास, इसके पास चला जाएगा। अब इसने देखना है कि मेरे पास ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, इसके अलावा और भी नेटवर्क से अटैच हो सकते हैं। तो ये हमें आईपी एड्रेस का जो एक पोर्शन है ना सबनेट मास्क वाला, वो बताएगा भाई कौन सा नेटवर्क है जिसके पास जाना है। इसको पता चल गया भाई ये वाला नेटवर्क नहीं है, इस नेटवर्क के पास जाना है। ठीक है, नेटवर्क वाले पोर्शन से इस नेटवर्क के पास आ गया। अब इस नेटवर्क के पास आ गया, अब इसको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो बड़े ज़्यादा कंप्यूटर अटैच है, कौन से कंप्यूटर के पास मैंने जाना है। तो वो चीज़ कौन सी बताएगी, होस्ट पोर्शन आईपी एड्रेस का, कि इस वाले कंप्यूटर के पास आपने जाना है। अब आपकी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है क्लियर होगी। नेटवर्क आईपी एड्रेस के 2 पार्ट्स क्यों होते हैं, सबनेट मास्क क्या होता है और क्यों यूज़ होता है, क्लियर ये वाली बात। अब एक चीज़ और थी जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने दिखाई थी, वो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है। अब यहाँ पे एक कंप्यूटर है ना, एक नेटवर्क के अंदर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का, कॉलेज का, सारे लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं।
जब वो इंटरनेट के साथ अटैच होते हैं, वो पब्लिक नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं, मीन्स वो वैन के ऊपर चले गए हैं, हमारा वैन बन गया है, वो वैन के साथ अटैच होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट होता है। अब यहाँ पे एक A3 कंप्यूटर है, उसने B3 को सेंड करना है, इस डिवाइस के पास डाटा जाएगा, वो अपने टेबल में देखेगा, इसको सेंड कर देगा, ठीक है। जब इसने डाटा सेंड करना होगा ना अपने नेटवर्क के बाहर किसी नेटवर्क को, तो फिर इसके पास डाटा जाएगा, उसने देखना है मेरे टेबल के अंदर तो ये एड्रेस है नहीं है, कोई डिवाइस का मिल ही नहीं रहा, तो फिर वो क्या करती है, जब उस टेबल में डाटा नहीं मिलता, एड्रेस नहीं मिलता, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे पे वो अपना डाटा सेंड कर देती है ये डिवाइस। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, जो आपके नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ डिवाइस अटैच करती है, कनेक्ट करती है। हमारा डिफ़ॉल्ट वेट क्या होता है, जो रोटर होता है। 5-6 कंप्यूटर मैंने एक नेटवर्क बनाया, एक दूसरे के साथ डाटा सेंड करना है, वो स्विच के पास जाएगा, वो उसको सेंड कर देगा। जब मैंने किसी को ईमेल या कुछ चीज़ सेंड करनी है, तो जब उस डिवाइस के पास जाएगा, उसने देखना है ये तो एड्रेस मेरे पास है नहीं है, तो वो फिर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे पे सेंड कर देगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, जो हमारा राउटर होता है, जो हमारे नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क के साथ, वैन के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया हमारा। अगर यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं मिलेगा, तो फिर वो उसको कहाँ पे सेंड कर देगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे के ऊपर। चलिए ये यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है। अब आपको ये तीनों चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। IP एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है। अब यहाँ पे देखें कि आपने क्या करना है, कंपेयर योर कंप्यूटर TCP/IP कन्फिग्रेशन, ठीक है। आप अगर लैब में बैठे हुए हैं, 2-4 मशीनों के ऊपर जाएं, कंप्यूटरों के ऊपर जाएं, यही कमांड रन करके देखें और इन क्वेश्चन के आप आंसर करें कि आर देयर एनी सिमिलरिटी, उनमें कोई सिमिलर चीज़ है उनके। जब आप कमांड देंगे तो क्या उनका IP एड्रेस सेम है, क्या डिफ़ॉल्ट गेटवे उनका सेम है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, सिमिलरिटी उनके अंदर है, होगी क्या सिमिलरिटी होगी। एक नेटवर्क है आपकी यूनिवर्सिटी का, उसकी लैब में आप बैठे हुए हैं, एक बंदे ने अपने कंप्यूटर पे IP कन्फिग करके एड्रेस देखा। एड्रेस जो है ना, जितना भी, कभी भी IP एड्रेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सेम नहीं होगा, नो सेम, ठीक है। और सिमिलरिटी होगी, एक चीज़ सिमिलर होगी, वो क्या होगी कि डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो सिमिलर होगा, क्योंकि जो हमारे लैब के अंदर नेटवर्क है, 8-10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर तो एक ही लगा हुआ है ना, जिसको यूज़ करते हुए वो इंटरनेट के साथ अटैच है। आप अपने कंप्यूटर पे बैठ पे वो कमांड लिखो, डिफ़ॉल्ट गेटवे, आप भी वो यूज़ कर रहे हो, अगर मैं लिखूँगा मैं भी उसी को यूज़ कर रहा हूँ, तीसरा बंदा उस लैब के अंदर बैठा है तो वो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे वही यूज़ कर रहा है। तो मीन्स कि सिमिलरिटी क्या होगी, डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस दोनों के ऊपर सेम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि 2-4 कंप्यूटर के ऊपर यही कमांड को आप यूज़ करके जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो यहाँ पे आप लिख दें, ठीक हो गया। ये चीज़ सारी अब आपकी क्लियर। अब नेक्स्ट जाते हैं, ये वाली कमांड्स है IP config/all, मैंने करके दिखा दी है। यहाँ पे आप देख लें, डिटेल के साथ आपने देखना है। तो यहाँ पे देखें जी, ये वाला IP एड्रेस है, ठीक है। IP एड्रेस फ़ौरन आपसे पता चल गया। और उसके बाद ये वाला होता है ना, डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, ठीक है। 255.255.255 मैक्सिमम रेंज 255 हो सकती है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये वाली चीज़ होती है ना, फिजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस कहते हैं, फिजिकल एड्रेस कहते हैं, या लैन एड्रेस कहते हैं। ये देखिए ये वाली नोटेशन यूज़ की गई है उसकी। अब इसके अंदर कितने बाइट हैं जी, 8 बाइट हैं। 8 बाइट का मतलब क्या है, 48 बिट्स। ये चीज़ अब आपकी क्लियर। यहाँ पे मैक एड्रेस लिख सकते हैं आप, सारा कुछ लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट अब चलते हैं, पिंग और ट्रेस रूट को हम समझते हैं। यहाँ पे जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है आपने, यहाँ पे जाके आपने लिखना है पिंग। पिंग लिख के आप आगे कोई भी IP एड्रेस लिख दें, या कोई भी किसी भी जो है वेबसाइट उसका एड्रेस, किसी भी सर्वर का एड्रेस लिख दें। फॉर एग्जाम्पल www.google.com लिख दिया मैंने, एंटर कर दिया। अब पिंग क्या करता है, मेन बेसिक पर्पज़ यह उसका होता है कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी जो सर्वर है, कोई भी जो होस्ट है, वो रीचेबल है कि नहीं है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा वो इस वक्त इंटरनेट के ऊपर एक्टिव है, कनेक्टेड है, रीचेबल है कि नहीं है। पिंग के साथ, पिंग के साथ मैंने www.google.com लिखा, इसका मतलब है मुझे ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 नंबर ऑफ़ पैकेट सेंड करता है। इन्फॉर्मेशनल पैकेट होते हैं जो सर्वर के पास जाते हैं चेक करने के लिए भी यहाँ भी आप एक्टिव हो, लाइव हो, और उनसे रिस्पांस आता है। अगर 4 पैकेट गए हैं, हमें रिस्पांस भी उतना मिल गया, ठीक है। बाज़ औक़ात कंजेशन की वजह से, रश की वजह से 1-2 पैकेट जो होता है वो डिले भी हो सकता है, टाइम आउट भी आ सकता है, ठीक है। तो उससे फिर कोई इशू नहीं होता, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। लेकिन जब आपके 3 या 4 पैकेट जब रिस्पांस मिल जाता है, इसका मतलब है कि वो जो हमारी वेबसाइट है, कोई हमारा सर्वर है, वो एक्टिव है, अलाइव है,
ठीक तरह से वो रन हो रहा है, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इनको हम डिटेल के साथ अभी देखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद पिंग का और एक मकसद ये भी है कि मैंने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया लैन, मैंने 5-6 कंप्यूटर को अटैच कर लिया आपस में। अब मैंने जब अटैच कर लिया, मैंने देखना है मेरा कंप्यूटर जो है वो 5वें कंप्यूटर के साथ या कि दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है कि नहीं है। पिंग लिखूंगा मैं, पिंग लिख के जिस कंप्यूटर के साथ मैंने चेक करना है अटैच हुआ है कि नहीं है हुआ, उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे मैंने लिख देना है पिंग और उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। पिंग करके उसका आईपी एड्रेस लिख के एंटर करूँगा। अगर मुझे रिस्पांस मिल गया, उतनी नंबर ऑफ पैकेट्स रिसीव हो गए, इसका मतलब है मेरी कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो गई, मेरी कनेक्टिविटी ठीक हो गई। क्लियर। अब आइए इसके अंदर ये वाला मैं अब ओपन करता हूँ ज़रा, ठीक है। यहाँ इसके या कितने नंबर ऑफ पैकेट हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सेंड करता है 4 नंबर ऑफ पैकेट सेंड करता है। इसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, TTL की वैल्यू भी मिल रही है, ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम भी मिल रहा है। तो इनको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो पिंग है वो इको रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसका इको रिप्लाई आता है, ठीक है, फिजिकली कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ये बात क्लियर होगी आपकी। अगर वो कहता है कि इफ़ देयर विल सम ड्रॉप्ड या लास्ट पैकेट, कोई पैकेट ड्रॉप हो जाएगा या लॉस हो जाएगा किसी पैकेट का, अगर नेटवर्क के ऊपर रश है, कंजेशन की वजह से ये होता है, तो फिर वो क्या शो करवाएगा, अस्टेरिक, ठीक है। कौन सा साइन शो करवाता है, अस्टेरिक का। कब शो करवाता है कि जब भी कोई पैकेट ड्रॉप होता है या लॉस्ट होता है कंजेशन की वजह से, तो कौन सा जो साइन है वो शो करवाता है, पिंग कमांड करवाती है अस्टेरिक का। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट वेबसाइट दी गई है, उनको कहा है कि आप पिंग करके आपने इनको देखना है, फिर उनके रिजल्ट बताने हैं आपने कि क्या रिजल्ट आते हैं आपके, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट हैं पिंग के साथ, जिस तरह आपने google.com लिखा था आपने ये वाली एड्रेस लिख देने, ठीक। अब यहाँ पे उनकी आउटपुट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाली जो आउटपुट आई थी हमारे पास ऊपर मैंने आपको दिखाई है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ है सबसे पहले कि पिंग कमांड राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेशन ठीक होता है, उसको किस तरह बताता है, मिली सेकेंड्स के अंदर। जो राउंड ट्रिप टाइम होता है उसको किस तरह से पिंग कमांड कैलकुलेट करती है, मिली सेकेंड्स के अंदर उनका आंसर देती है, ठीक है। अब राउंड ट्रिप टाइम इंडिकेट द डिले बिटवीन सेंडिंग ऑफ पिंग रिक्वेस्ट पैकेट, और अब क्या करता है, राउंड ट्रिप टाइम जो होता है वो डिले बताती है। मैंने यहाँ से पिंग किया, गूगल को पिंग किया, यहाँ से मैंने पिंग किया किसी बैंक की वेबसाइट को, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को। अब मेरे और उस सर्वर के दरमियान कितना डिले आ रहा है, राउंड ट्रिप टाइम उस डिले को इंडिकेट करता है, उस डिले का बताता है, और उससे हमें परफॉर्मेंस का पता चलता है, भाई ठीक है, नेट की स्पीड भी ज़रा ठीक है, ज़्यादा डिले तो नहीं आ रहा। ये डिले कैलकुलेशन के लिए हमें जो राउंड ट्रिप टाइम है डिले बताता है। हमारी डिवाइस और जो जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ हम कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, उस डिवाइस के दरमियान जो डिले आता है उसको चेक करता है। क्लियर होगी, ठीक है। नेटवर्क डिले या लेटेंसी क्या होता है, इंडिकेट करती है बाय पिंग ऑफर अ गुड इंडिकेटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ नेटवर्क सर्विस ऑन द रिमोट होस्ट, ठीक है। नेटवर्क डिले और लेटेंसी कैसे पता चलेगी, राउंड ट्रिप टाइम से। अब आगे जो चीज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पिंग कमांड होती है ना वो वेट करती है 4000 मिली सेकेंड्स, 4 सेकंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे राउंड ट्रिप टाइम जो आ रहा है उसका आ रहा है टाइम जो है मिली सेकेंड्स के अंदर आ रहा है। ये देखें ना, ये वाला टाइम जो आ रहा है 43 सेकंड, 44 टू 42, 42, ये डिफरेंट मिली सेकेंड्स में टाइम दे रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ना पिंग कमांड, वो जो डिले यूज़र वेट करती है 4 सेकंड, 4000 मिली सेकेंड्स। आपसे पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट कितना अप्रॉक्सीमेटली वेट करती है, 4 सेकंड या 4000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, अगर तो उतने टाइम के अंदर रिस्पांस ना आए, वहाँ से जो पैकेट है रिसीव ना हो, तो कौन सा मैसेज शो करवाती है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। भाई रिक्वेस्ट जो है आपकी टाइम आउट हो गई है, हमारा उसके साथ जो है रब्ता नहीं हो सका, रिक्वेस्ट टाइम आउट, जो हमारा स्पेसिफाइड टाइम ऑफ अमाउंट था उतना हमने वेट किया है। अब उसके बाद रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज जो है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब कंप्यूटर नेटवर्क के तो अंदर जो होप, मैंने अभी आपके अंदर थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बताया, जो होप क्या होती है, नंबर ऑफ रोटर्स होते हैं जो पैकेट जिनसे गुजर के जाता है, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। हमारी डिवाइस और जो सर्वर होता है जिसको हम चेक कर रहे हैं, उनके दरमियान जितने भी जो रोटर्स हैं, उनसे जब जो हमारा डाटा गुजर के जाता है, पैकेट गुजर के जाता है, तो जितने रोटर से गुजर के जाता है हम उनको कहते हैं नंबर ऑफ होप्स, जिनसे जो हमारा डाटा गुजर के गया है। तो अब ये होप काउंट जो होती है, टोटल नंबर ऑफ रूटिंग डिवाइसेस जो होती हैं, टोटल नंबर होप काउंट क्या करता है कि हमारा जो डाटा है कितने नंबर ऑफ रोटर से गुजर के गया है, उन नंबर ऑफ रोटर्स को हम होप काउंट जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके लिए हम
फिर यूज़ करते हैं टाइम टू लिव फील्ड, ठीक है। टाइम टू लाइव फील्ड का जो होता है टीटीएल की फील्ड जो होती है, यह क्या करती है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी रोटर्स या होप जिनसे हमारा जो है पैकेट गुजर के जाएगा। टीटीएल की वैल्यू ये आइडेंटिफाई करती है कि हमारा और जो हमारी वेबसाइट है या सर्वर है जिसके साथ हम पिंग कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितने होप्स हैं, कितने जो रोटर्स हैं जिनसे डाटा गुजर के हमारा जाएगा। तो जो टीटीएल वैल्यू होती है मैक्सिमम, जो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम 255 होती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो यूज़ करते हैं हम उसके अंदर कौन सी वैल्यू होती है, 255, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ये कहते हैं कि बड़ा लेस राउंड ट्रिप टाइम लेता है टू फिनिश रिक्वेस्ट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो 255 होती है, लेकिन अमूमली ये राउंड ट्रिप टाइम बहुत कम लेते हैं अपनी रिक्वेस्ट को फिनिश करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, विद इन ईच ट्रिप, हर जो ट्रिप होता है हम पिंग की जो कमांड हम सेंड करते हैं, मीन्स के विद ईच होप टीटीएल वैल्यू जो होती है डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल मैंने पिंग कमांड सेंड की google.com को, तो होता क्या है कि एक टीटीएल वैल्यू जो आती है बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाती है कि मैक्सिमम टीटीएल वैल्यू 12 है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर 12 मैंने टीटीएल की वैल्यू असाइन हुई है तो जितने भी रोटर से डाटा गुजर के जाएगा ना, एक रोटर के पास गया, होप के पास गया, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, 12 से 11 हो जाएगी, अगले के पास गया 10 हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है 12 रखी है मैंने, वो 6th या 7th पे पहुंचे तो अपनी जो हमारा टारगेट सर्वर है उसके पास पहुंच जाए, उसके अंदर अमूमली पहुंच जाता होती है वो है पिंग रिक्वेस्ट। तो ये वैल्यू हम बहुत क्यों इसको डिफाइन करते हैं, इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है कि ये रिक्वेस्ट सेंड करते हैं नॉन एग्जिस्टेंट जो सर्वर है, कोई ऐसा सर्वर जो ऐसा यूआरएल होता है, जो वेबसाइट का एड्रेस है, सर्वर का एड्रेस है, जो इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर क्या होता है कि फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी रख सकते हैं, 255 रख सकते हैं। ये वैल्यू हम क्यों रखते हैं कि इट कीप्स ऑन होपिंग फ्रॉम वन राउटर टू अदर, ठीक है। ये करती क्या, रिक्वेस्ट एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे से तीसरे पे जाती रहती है, वो ढूंढती रहती है ना किस सर्वर के पास हमने जाना है। तो जब उसकी वैल्यू 0 होती है ना, ऑटोमेटिकली वो पैकेट जो होता है ड्रॉप होती है। जब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है ना, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू तो हम इतनी रख सकते हैं ना, कोई भी डिफाइन हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 255 होती है। इसका मकसद क्या होता है रखने का कि एक राउटर के पास डाटा गया, एक वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, दूसरे के पास गया फिर डिक्रीज़ हो गई। मीन्स एक वक्त आएगा जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब 0 हो जाएगी तो वो पैकेट जो है ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। अगर ये टीटीएल वैल्यू ना होती तो फिर क्या करता है, इतनी ज़्यादा पिंग रिक्वेस्ट इंटरनेट के ऊपर आ जाती, इतनी ज़्यादा कंजेशन और रश बन जाता, इतनी ज़्यादा जो चीज़ें जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही यूआरएल उनके ऊपर पिंग रिक्वेस्ट जा रही होती, तो बहुत ज़्यादा वो तो रश हो जाना था। इस चीज़ को टैकल करने के लिए, रोकने के लिए फिर टीटीएल वैल्यू हम जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि किसी एक टाइम पे जाकर वो पैकेट जो अपने आप ही तबाह हो जाए, ड्रॉप हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़, मैंने अभी आपको बता दी है कि क्यों मकसद है कि ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हम, ठीक है। अगर वो कहता है कि इफ़ यू सेट टीटीएल वैल्यू इतने ज़्यादा रख दें 1000, इतनी ज़्यादा बड़ी होती वैल्यू, तो फिर क्या होता था, जब पैकेट सेंड कर दिया किसी ऐसे सर्वर को, ऐसी वेबसाइट को जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इतनी देर वो पैकेट वहाँ पे मूव करता रहेगा, 110,000 होप से गुजरेगा, उसको ड्रॉप करेंगे, वो तो घूमते ही रहेगा, घूमते ही रहेगा। तो इसलिए इतनी ज़्यादा भी उसकी वैल्यू नहीं रखते, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 255 तक रखते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो है अगर तो उसको मिल गया ठीक है, नहीं तो वो पैकेट जो है ख़त्म हो, उसका काम ख़त्म हो। ये मकसद होता है टीटीएल वैल्यू का। क्लियर हो गया आपको। अब कुछ एरर मैसेज हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क के अंदर बहुत यूज़ होगी, ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो भी बहुत यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी में जाएंगे वहाँ पे भी आपको यूज़ करने को मिलेगी। तो इसलिए इसके जो चीज़ें हैं इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एरर मैसेज हम देखते हैं, ये भी एरर मैसेज आता है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। ये क्या होता है, दो प्रॉब्लम कहता है कि ये इंडिकेट करता है अगर ये मैसेज आए। तो पहली का प्रॉब्लम क्या है, लोकल होस्ट नो रूट टू द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, ठीक है। जो हमारी लोकल होस्ट है उसका कोई डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक कोई रूट ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है उसके पास जाने का, ठीक है। उसके बाद होता है रिमोट जो रूटर है ना, रिपोर्ट डेट इज नो रूट टू द डेस्टिनेशन। या तो ये होता है, तो या तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए लोकल होस्ट के पास, या जो रिमोट रूटर होता है ना वो रिपोर्ट करता है कि उसका डेस्टिनेशन के पास जाने का कोई एड्रेस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कैसे, आइए समझते हैं इसको। जब आप पिंग करते हैं ना, व्हेन यू पिंग टू एन आईपी एड्रेस इन डिफरेंट नेटवर्क,
तो यहाँ पे मैं नेटवर्क ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला ना, यहाँ से आपने पिंग करना है, इस डिवाइस को पिंग करना है। तो क्या करेगा, याद ये होता है कि इसके पास कोई एड्रेस नहीं है, ये जो डिवाइस है ये फॉल्टी है, कोई उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं ठीक हुई या नहीं। तो ये इस राउटर के पास जाएगा ना पैकेट, ये बताएगा, इसके अंदर देखेगा। तो यहाँ तो ये देखेगा कि मेरे पास एड्रेस नहीं है या उसका लिंक डाउन है या कोई भी वजह है, ये रिमोट राउटर है, इस नेटवर्क के पास अगर डेटा सेंड करना है तो वो कोई एरर मैसेज शो करवा देता है। देखते हैं हम इसको डिटेल के साथ पढ़ के देखते हैं, ठीक है। व्हेन यू पिंग टू एन आईपी एड्रेस इन डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क कौन सा होगा, कोई दूसरा नेटवर्क जहाँ पे हम डाटा सेंड कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, पिंग पैकेट रीच डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, वहाँ तक पिंग रिक्वेस्ट पहुँचती है। माई डिफ़ॉल्ट गेटवे सेंड द पैकेट टू रिमोट गेटवे, ठीक है। आइए तस्वीर के साथ इसको समझते हैं। ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इसने किसको सेंड करनी है, रिमोट नेटवर्क के डिफ़ॉल्ट गेटवे को। रिमोट नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है, ये वाला, ठीक हो गया, सेंड कर दी उसने। इधर आइए दोबारा। सो पिंग पैकेट फाइनली रीच द रिमोट नेटवर्क, पहुंच गया उसके पास। हाउएवर इफ़ द रिमोट गेटवे फेल टू फाइंड द रिमोट होस्ट। अब रिमोट गेटवे फेल्ड होता है उसको रिमोट होस्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये वाला, ठीक है, ये रिमोट गेटवे है। अगर ये किसी वजह से फेल हो जाता है, इसको ये वाला कंप्यूटर मिलता ही नहीं है, इसके पास डाटा सेंड करना है, पिंग करके देखना है चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब वो क्या करेगा, देखते हैं। इट विल सेंड एन इको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक हो गया। अब आपकी बात ये क्लियर होगी कि होस्ट डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज कब आता है, यहाँ से आपका डाटा सेंड हो गया, आपके डिफ़ॉल्ट गेटवे ने भी नहीं सेंड कर दिया, जिस नेटवर्क के पास जाना था उसके डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास पहुँच गया, लेकिन उसको वो डिवाइस नहीं मिली अपने नेटवर्क के अंदर। तो उसने कौन सा मैसेज शो करवा देना है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। आगे जाके देखते हैं, द एरर मैसेज डेस्टिनेशन अनरीचेबल टेल दैट द पिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अवर कंप्यूटर कैन नॉट फाइंड द रूट टू द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। एक ये वाली चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। इट मीन्स पैकेट सेंड फ्रॉम योर कंप्यूटर रीच द डेस्टिनेशन नेटवर्क सक्सेसफुली, ठीक है। ये बात मैंने अभी सारी डिटेल के साथ समझाई आपको। बट द रिमोट गेटवे फेल टू फाइंड द डेस्टिनेशन होस्ट, सारी बात तस्वीर में के ऊपर मैंने बता दी, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। सो द रिमोट गेटवे सेंड एंड इको मैसेज डेस्टिनेशन अन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। तो इसकी वजह क्या होती है, वन मेजर पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एरर, मेन वजह क्या होती है इस एरर की, देयर इज़ नो रूट लिस्टेड इन द रिमोट गेटवे, ठीक है। ये रिमोट गेटवे है, उसके अंदर हो सकता है उसका रूट, उसके पास जो पहुंचने का रास्ता है, जो रूट है उसका, वो उसके टेबल के अंदर मौजूद ना हो, या उसकी जो एंट्री है वो गलत तरीके से हुई हो, ठीक है। फॉर द पैकेट सेंड फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन होस्ट इफ़ देयर इज़ नो, कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है, नो रूट अवेलेबल, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द डेस्टिनेशन होस्ट एंड योर कंप्यूटर विल रिसीव एन एरर मैसेज, ठीक है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल फ्रॉम रिमोट गेटवे, ठीक है। सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस कैन बी फॉल्टी रूटिंग टेबल, वही मैंने आपको बताया, फॉल्टी रूटिंग टेबल होता है। इफ़ द डेस्टिनेशन होस्ट इज डाउन एट द टाइम, जब आपने पैकेट सेंड किया है, इट मे रिजल्ट डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। तो जब आपने पैकेट सेंड किया है तो वो डाउन है किसी वजह से, अप ही नहीं है, तो फिर भी ये वाला मैसेज हो सकता है। बड़े डिटेल के साथ ये वाले मैंने चीज़ आपको बता दी है, कभी भी भूलेगा नहीं कि कोई भी आपको पूछेगा, आप उम्मीद है आप बता सकेंगे। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज क्यों होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमने कहा था 4 मिलीसेकंड वो वेट करता है, ना आए तो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज दे सकता है, ठीक है। ये मैसेज क्या बताती है कि जो होस्ट है, पिंग मैसेज जो टाइम पीरियड है जितना हमने डिफाइन किया था उसके टाइम पीरियड के अंदर पहुँचे नहीं है वापस, ठीक है, नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ये मैसेज क्या बताता है हमें कि डेस्टिनेशन डिवाइस या तो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, या वो पावर ऑफ है, या उसको ठीक तरह से कन्फिगर ही नहीं किया गया, ठीक हो गया। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल क्या होता था, रिमोट गेटवे की तरफ से वो एरर आती थी। क्या एरर आती थी, जो उसके पास या तो कोई एंट्री नहीं थी हुई होती, या उसका रूटिंग टेबल फॉल्टी होता था, ये रीज़न होते थे। इसमें रीज़न क्या है, रिक्वेस्ट टाइम आउट में, या तो जिसको हम पिंग कर रहे हैं वो पावर्ड ऑफ है, या नेटवर्क के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, या उसको ठीक तरह से कन्फिगर ही नहीं किया गया, उसकी कन्फिगरेशन ही नहीं ठीक हुई जिसको हम पिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये बात क्लियर, पिंग करके अभी हमने देख ली है, ये सारे कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गए होंगे डिटेल के साथ। अब एक चीज़ यहाँ पे लूप बैक एड्रेस क्या होता है, पिंग करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। लूप बैक एड्रेस क्या होता है कि मैंने अपने ही सिस्टम को पिंग करना है, अपने ही सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है कि मेरे सिस्टम के ऊपर ठीक तरह से उसकी TCP/IP की कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंटेशन हुई है, कॉन्फ़िगर हुई है ठीक तरह से, ठीक है सारा।
उसके अंदर दरमियान में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, डिफरेंट एप्लीकेशन है, तो उनके लिए ये कन्फिग्रेशन होनी चाहिए। तो जो मेरी सिस्टम है उसकी कन्फिग्रेशन को चेक करना है तो लूप बैक एड्रेस यूज़ होता है। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, 127.0.0.1 एंटर कर देना, ठीक है। ओ सॉरी, पिंग नहीं था लिखा, पिंग 127.0.0.1 एंटर किया। जितने नंबर ऑफ पैकेट सेंड कर रहे हैं उतने ही रिसीव हो रहे हैं, तो उसका मतलब है मेरी जो अपने सिस्टम की कन्फिग्रेशन है वो ठीक तरह से हुई है, आपस में कोई इशू नहीं होगा। इस तरह से आप लूप बैक एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं कि ट्रेस रूट की कमांड हम यूज़ क्यों करते हैं। ये देखें, एक करके हम देखते हैं ट्रेस रूट की कमांड को किस तरह से आपने लिखना है। TRA ट्रेसर, ठीक है, ट्रेस रूट नहीं लिखना। क्या लिखना है आपने, ट्रेसर, TRACER, ट्रेसर T स्पेस किसको करना है, www.google.com एंटर कर देना। अब ये देखिएगा, ट्रेसर T की जो कमांड होती है ना, मेरे और जो डिवाइस या टारगेट सर्वर है जिसको हम पिंग करते थे ना, उनके दरमियान में पूरा कंप्लीट पाथ देते हैं कि कौन कौन सी होप से, कौन कौन से राउटर से डाटा गुजर के जा रहा है, वो सारी डिटेल हमें ये कमांड जो प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। सॉरी। अब इसकी आउटपुट को हम देखते हैं। यहाँ पे देखें कि इसका जो रिजल्ट है कि क्या बताता है, हमें रो टू द साइट नंबर ऑफ होप्स इन डेप्थ, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ होप्स दरमियान में आ रही हैं, जितने भी नंबर ऑफ रोटर से डाटा गुजर के जा रहा है, उनकी डिटेल हमें बताती है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल सर्वर यू पास थ्रू ऑन योर वे टू फाइंड फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। और मैक्सिमम ये बता रहा है कि मैक्सिमम जो यूज़ करता है, जो वैल्यू 30 होप से डाटा आपके गुजर के जाता है, इससे ज़्यादा पास नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो वैल्यू है डिफाइन की गई है बाय डिफ़ॉल्ट कि आपके और जो टारगेट सर्वर है उसके दरमियान में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ होप्स ये रोटर है जिनसे डाटा गुजर के जाता है वो 30 होप्स होती है, ठीक है। अब एक और चीज़, अब सेम इको रिक्वेस्ट जिस तरह से पिंग यूज़ करता है उसी तरह से ये सारी चीज़ें हमें आ रही होती हैं। ये कहता है एक चीज़ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की है कि ये राउटर के साथ जब कनेक्ट करता है ना, 3 रिक्वेस्ट को सेंड करता है। ये देखें, पिंग एक रिक्वेस्ट सेंड करता था, ये 3 रिक्वेस्ट सेंड करता है। पहली रिक्वेस्ट के ऊपर 1 मिली सेकेंड का डिले है, दूसरी के ऊपर भी 1 मिली सेकेंड है, तीसरी के ऊपर 1 मिली सेकेंड है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो दरमियान में डिले आ रहा है वो कंसिस्टेंट है, कोई कंजेशन नहीं है, ज़्यादा रश नहीं है। दरमियान में कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि डिफरेंट राउटर से डिफरेंट पाथ से वो डाटा सेंड करता है, 3 दफ़ा चेक करता है कि कंसिस्टेंट जो हमारा डिले है वो कंसिस्टेंट है, ज़्यादा डिले तो नहीं आ रहा, इसलिए 3 रिक्वेस्ट को वो सेंड करता है। ठीक हो गया। ये देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है। ठीक हो गया। अब ये लैब थी, अब इसके एक एक कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है, अब सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसके अंदर हम इसके पॉसिबल क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे।